अभी न पूछो हमसे कि मंजिलें कहाँ हैं, अभी तो बस चलने का इरादा किया है। ना हारे हैं ना हारेंगे कभी, ये किसी और से नहीं, ये खुद से वादा किया है। दर्शकों, स्वागत आप सभी का बिजनेस टॉक में। ये सफ़र है ज़ीरो से हीरो तक का, और आज हम आपको मिलवाएंगे कॉस्मोस लैंड बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के नागौरराव जयकरिन से। तो मिलते हैं नागौरराव जी से। चंद्रपुर का बीसापुर गांव, वहां का जयकर परिवार, माता पिता, 3 बेटे 3 बेटियां, एक भरा पूरा परिवार। 1981 में जयकर परिवार का एक बेटा नागपुर आता है अपना भविष्य बनाने, अपने सपने को साकार करने। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नागौरराव जयकरिन की। अपने परिवार का ये पहला व्यक्ति जो नागपुर पढ़ने आया। अति सामान्य परिवार से आए नागौरराव जयकर रात को MIDC में चौकीदारी करते और दिन में पढ़ाई करते। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कॉलेज में MA की पढ़ाई करते वक्त ही नागौरराव जी कॉलेज के स्टूडेंट काउंसिल के प्रेसिडेंट भी रहे और सेक्रेटरी भी। 1990 में बाला साहब अग्नि से मुलाकात के बाद नागौरराव जी रियल एस्टेट बिजनेस से हमेशा के लिए जुड़ गए। 12 साल शिल्पा कोऑपरेटिव सोसाइटी में काम करने के बाद 2003 में नागौरराव जी ने अपनी स्वयं की कंपनी शुरू करने की ठानी और कॉस्मो लैंड डेवलपर्स एंड बिल्डर्स की नींव रखी नागपुर में। कॉस्मो लैंड डेवलपर्स एंड बिल्डर्स ने नागौरराव जी को एक नए मुकाम पर पहुंचा दिया। आज कॉस्मो लैंड डेवलपर्स एंड बिल्डर्स नागपुर में एक ब्रांड नेम के रूप में जाना जाता है। 15 सक्सेसफुल प्रोजेक्ट आज नागौरराव जी कंप्लीट कर चुके हैं। नागौरराव जी जयकर सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय सहभागिता देते हैं और राजनीतिक क्षेत्र में भी उनका अपना एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। दर्शकों, स्वागत आप सभी का बिजनेस टॉक में। ये सफ़र है ज़ीरो से हीरो तक का, और आज इस सफ़र पर हम आपको एक ऐसे ही सितारे से मिलवाने वाले हैं जिनका नाम है नागौरराव जयकर जी। नागौरराव जी, बहुत बहुत स्वागत आपका बिजनेस टॉक में। आपका भी स्वागत। नागौरराव जी, 1981 में आप नागपुर में आए। उससे पहले आप चंद्रपुर के बीसापुर गांव में रहते थे। विदर्भ का एक बहुत ही पिछड़ा इलाका है, वहां से आप आए। कैसे रही शुरुआत, कुछ उस वक्त के बारे में बताएंगे आप हमें? हाँ जी, एक्चुअल चंद्रपुर से मैं नागपुर में पढ़ने के लिए आया था। मैं चंद्रपुर में ग्रेजुएशन किया था, उसके बाद मुझे यहाँ MA करना था। MA करने नागपुर में पढ़ने आया तो 1981 की बात है। मैं अकेला ही नागपुर में, मेरा यहाँ कोई नहीं था, तो बड़ी तकलीफ गई पहले नए इसमें। डॉक्टर अम्बेडकर कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया, वहाँ ग्रेजुएशन के लिए MA पाली में करने के लिए एडमिशन लिया और वहाँ पढ़ते रहा। मैं नागपुर शहर में किराया से रहता था, एक रूम लेके रहता था। आप एक चंद्रपुर में भरे भरे परिवार से आते हैं, 3 भाई आपके, 3 बहनें, माता पिता, तो फिर आप अकेले यहाँ कैसे क्या एडजस्ट हुए? यहाँ आने के बाद में वैसे भी चंद्रपुर में मेरे फादर की हिस्ट्री, मेरे पूर्वज गरीब घराने में के थे। मुझे यहाँ पढ़ा नहीं सकते थे, मुझे यहाँ पढ़ाने का खर्चा उठा नहीं सकते थे, तो मैं यहाँ आके काम भी करता था। रात में काम करता था और दिन में कॉलेज पढ़ता था। तो यहाँ से मेरी शुरुआत हुई। मैं नागपुर MIDC में साइकिल से चौकीदारी करता था रात में, और दिन में फिर कॉलेज में जाता था और पढ़ाई करता था। बड़ी तकलीफ भरी समय निकाला उस समय मैंने, लेकिन समय निकाला तकलीफ का, लेकिन मुझे अभी कोई उसका दुख नहीं होता है। जो तकलीफ सहन करता है उसे आगे में अच्छे फल मिलते हैं, और मुझे अच्छे फल मिले। मैं अभी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। जरूर। आपके पिता एक खेतीबाड़ी भी करते थे और संतरे के व्यापारी भी थे शायद। हाँ, यस। तो उनके बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप? पिताजी मेरे घर में पिताजी पहले व्यापार करते थे संतरे के। बाद में बिजनेस पिताजी का इतना कोई अच्छा नहीं था, डूब गया बिजनेस। फिर घर में गांव में खेती बाड़ी देखते, खेती भी बहुत कम थी। चाचा भी उसमें हिस्सेदार थे, तो उससे वो खेती में दोनों फैमिली का गुजारा नहीं होता था। फिर पिताजी और दूसरे भी काम करते थे खेती करके। तो मैं जब यहाँ नागपुर में आया, पिताजी को बोला मुझे नागपुर पढ़ने जाना है, तो वो बड़े
दुख भरे इसमें बोले थे वो, मुझे तो मैं तो सहन नहीं कर सकूँगा। तो मैं बोला था आप मुझे पैसे देने की आवश्यकता नहीं, मैं काम करूँगा और पढ़ूँगा यहाँ पे। पर कुछ ना कुछ तो उन्होंने मदद की होगी ना, थोड़ी बहुत। नहीं, मदद तो मांगने के काबिल ही नहीं था। मुझे पता था मेरे घर की हालत, 3 भाई 3 बहना, घर में इधर 50 रुपये भेजे महीने में मनी ऑर्डर उस समय में, तो 50 रुपये 1981 में बहुत होते थे। बहुत बड़ी बात। तो यहाँ 81 में मुझे लगता, मुझे वाविंग कंपनी में मैं MIDC में था चौकीदार, खाकी ड्रेस पहन के चौकीदारी करता था, बॉस को सैल्यूट भी मारता था। तो मुझे वो 80-90 रुपये महीने के मिलते थे, उसमें रूम का किराया, खाने पीने का, तो ये सब करता था। लेकिन एजुकेशन मैंने छोड़ा नहीं। एजुकेशन में स्टूडेंट लाइफ में और कॉलेज में स्टूडेंट पॉलिटिक्स में रहता था, स्टूडेंट काउंसिल में काम करता था। आपके पिताजी ने कुछ ना कुछ तो मदद की होगी ना आपको, जब आप कैसे में यहाँ आने का आपने डिसाइड किया था? नहीं, मैं नागपुर में आया, जैसे पिताजी को बोला मैं पढ़ने जा रहा हूँ नागपुर, MA करना है मुझे और मुझे नागपुर से MA करना है। तो पिताजी ने जो कुछ था पिताजी के जेब में या घर में, वो मुझे दे दिया और बड़ा दिल करके बोले जा तू तेरी इच्छा पूरी कर ले। लेकिन मैं यहाँ आने के बाद में 2-3 महीने हो गए, उसके बाद में पिताजी का देहांत हो गया चंद्रपुर में। तो फिर वो मेरे बड़े भाई लोगों की भी दोनों की शादी हुई थी, वो अलग अलग रहते थे, 3 बहना थी और माँ थी। तो यहाँ मैंने बहुत बड़ा स्ट्रगल करके एजुकेशन करते रहा और पढ़ते पढ़ते मुझे मिस्टर बाड़ा साहब अग्ने मिले। बाड़ा साहब अग्ने ये बिल्डर थे हनुमान नगर में, उनका नागपुर में शिल्पा कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी थी और 2-3 ऐसी अलग फर्म थी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनियाँ थी। तो उन्होंने मुझे एक दिन, मैंने कॉलेज में उनको गेस्ट करके बुलाया था, मैं कॉलेज का प्रेसिडेंट था, स्टूडेंट, हाँ स्टूडेंट काउंसिल में मैं प्रेसिडेंट था कॉलेज को, अम्बेडकर कॉलेज का। तो मिस्टर बाड़ा साहब अग्नि को मैंने वहाँ पे गैदरिंग में गेस्ट करके बुलाया। तो ऐसी आजू बाजू में बैठे थे, तो बाड़ा साहब इधर स्पीच चालू थे, मिस्टर गवई साहब के, रासू गवई साहब के, गानार साहब वगैरह थे, बड़े अच्छे लोग थे उस समय। तो डॉक्टर अम्बेडकर स्मारक समिति में है जो, पूरे स्टेज पे थे, बाड़ा साहब भी बैठे थे। तो बाड़ा साहब ने ऐसे कान में मुझे पूछा था, बेटा कॉलेज होने के बाद, मॉर्निंग कॉलेज रहता था, तो कॉलेज होने के बाद में आप क्या करते हो? तो मैं बोला मैं तो साहब MIDC में जाता हूँ चौकीदारी करने। तो पूछा चौकीदारी करते हो? मैं बोला हाँ मैं चौकीदारी करता हूँ रात में। तो कल से मेरे ऑफिस में आना बोले, और ऑफिस में आके, पहले ऑफिस में आके मिलना बोले, बाद में अपन सोचेंगे बोले। He has coming from very grassroots level and now he has a settled businessman in Nagpur city. We can see him as a leading businessman in real estate. सर आपने कॉलेज के पॉलिटिक्स में भी पार्टिसिपेट किया, साथ ही साथ रात को जॉब करके दिन में आपने पढ़ाई भी कंप्लीट की। बाला साहब अग्नि से आपकी अभी भी मुलाकात हुई जैसे आपने बताया उस वक्त। सर आपने जैसे बताया कि कॉलेज के एक कार्यक्रम में स्टेज पे आपके साथ बाला साहब अग्नि जी थे और उन्होंने आपको अगले दिन ऑफिस में आने के लिए कहा, उसके बाद क्या हुआ? हाँ, अगले दिन मैं मिस्टर बाड़ा साहब को मिलने गया हनुमान नगर में उनके ऑफिस में। तो उन्होंने मुझे पूछा आप एजुकेशन कर रहे हो, MA कर रहे हो और चौकीदारी भी कर रहे हो साथ साथ में, तो आप मेरे ऑफिस में यदि काम करना चाहते हो तो मेरे ऑफिस में आप वर्क कर सकते हो। तो मुझे ऑफिस में बुलाया। दूसरे दिन से ही मैं मिस्टर बाड़ा साहब ने इनका ऑफिस ज्वाइन किया और वहाँ पे फिर मुझे सर्वेयर का काम दिया गया। मैं सर्वेयर का काम करते करते इतना ट्रेन हो गया, मुझे साइट पे भेजते थे। और शिल्पा नगर जो बैठा है नरेंद्र नगर के पीछे में, वहाँ बाड़ा साहब का लेआउट था शिल्पा कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का, वहाँ मैं सेलिंग का काम करने लगा और सर्वे भी करने लगा। तो कस्टमर को लेके जाना, प्लाट बताना, उनको समझा के बताना। वैसे मैं स्टूडेंट लाइफ से थोड़ा होशियारी था, मतलब एजुकेशन कर रहा था, होशियार था। कस्टमर को मैं इतना अच्छा हैंडल करता था कि कस्टमर को साइट पे ले जाने के बाद में कस्टमर सीधा आके प्लाट बुक करता था। बाड़ा साहब के जाने के बाद में, बाड़ा साहब का देहांत होने के बाद में मैं अपना खुद का बिजनेस चालू किया।
मतलब बेसिक्स आपने सब वहाँ सीखे। हाँ, मैं तो व्यापारी हाँ, धन से आपको फिर हाँ। अपनी खुद की- मुझे भी उमंग, मुझे मेरे भी चाहत थी मैं कुछ बनूं, मेरे में हुनर है, मैं कर सकता हूँ ये बिजनेस में। तो मैं, मेरे दो फ्रेंड थे, दो फ्रेंड को मैंने मेरी कल्पना बताया, मेरा उद्देश्य बताया, आगे का लाइफ कैसा जीने का वो उनको बताया। फिर आपने खुद का फॉर्म उसी वक्त हाँ, उसी समय मैंने 2002 में शताब्दी चौक में ऑफिस लिया और वहाँ एक लेआउट डाल के ऑफिस चालू किया और वहाँ स्टाफ वाफ रख के और मेरे दो सहयोगी थे उनके माध्यम से मैंने बिज़नेस चालू किया। तो बिज़नेस में इतना सफल हो गया पहले लेआउट में कि 3 महीने में मैंने पूरा 10.5 एकड़ का लेआउट बेच दिया। क्या बात। हाँ, और उसमें इतना पैसा आया कि मैंने फिर पूरा पैसा इधर उधर वेस्टेज न करते हुए, कोई गलत काम में न लगाते हुए वो बिज़नेस में पैसा डाला और लैंड परचेसिंग करते रहा। लेआउट, ये एक लेआउट हुआ, दो हुआ, तीसरा हुआ, चौथा हुआ, ऐसे लेआउट डालते हुए आपने मुड़ के देखा नहीं कभी? नहीं। एक अच्छे मुकाम पर आप पहुंचना शुरू कर। हाँ, और मुझे समाज के प्रति ज़्यादा मेरा ध्यान था। मैं लेआउट डालते गया लेकिन समाज की तरफ ध्यान मेरा रखते गया। और मुझे लगता है नागपुर शहर में दलित बस्तियों में, जहाँ इंदौरा हो, उधर इंदौरा से लेके इधर कहीं भी हो, तो सोशल, बाबा साहब ने जैसे बताया भाई अपन जो कमाते हैं उसमें से कुछ पैसा समाज के लिए खर्चा करना चाहिए। 20वां हिस्सा। हाँ, 20वां हिस्सा समाज के लिए खर्चा करना चाहिए। वो ध्यान में रखते हुए जहाँ जहाँ बुद्ध विहार बनते गए वहाँ मैं बुद्ध विहार के लिए, मेरे से उस समय में जिस हिसाब से मदद करना था वो हिसाब से करते गया। कई 2 ट्रक ईंटा मांगते थे, कोई रेती मांगते थे, कोई सीमेंट की बोरियां मांगते थे, कोई कैश मांगते थे। तो मेरे ऑफिस में मेरा समाज का जो समाज के प्रति काम करने वाले या समाज में काम करने वाले मदद मांगने आते थे, तो मैंने कभी खाली हाथ नहीं लौटाया, अभी भी नहीं लौटाया। मेरे घर में आए या मेरे ऑफिस में आए, समाज के लिए तो मैं दान करते रहता हूँ। तो आज के देखा जाए तो रियल एस्टेट पे लोगों का विश्वास नहीं होता, वो कहते हैं धोखाधड़ी। फिर आपने लोगों का विश्वास कैसे जीता? नहीं, विश्वास जीतने की बात ही नहीं है। जो समाज में काम करता है सब, तो मुझे, मेरे पास जो आने वाला कस्टमर रहता था, जो प्लाट लेने के लिए कस्टमर आते हैं, तो इस नागपुर शहर में प्लाट लेने वाले कौन होते हैं? जो बाहर से आते हैं। जैसे कोई भंडारा से आए, कोई एमपी से आए, कोई यूपी से आए, कोई बिहार से आए। पहले वो नागपुर में आएंगे, उनकी इच्छा रहती है नागपुर में काम मिलना चाहिए, वो काम की तलाश में नागपुर में आते हैं। काम मिलने के बाद में वो काम, रोजी रोटी उसकी हो गई, पेट भरने का साधन उसको मिल गया, तो 2-4 साल 5 साल काम करने के बाद में उनकी इच्छा होती है मुझे कहीं तो भी रहने के लिए सहारा मिलना चाहिए, मेरा घर होना चाहिए इस शहर में। तो जो 2 पैसे जुटाता है वो घर के लिए, तो वो पैसे जुटाने के बाद में घर में जो पैसे तो थोड़े बहुत जुटाता है, लेकिन फिर वो प्लाट लेने के लिए वो इतना पैसा नहीं जमा कर सकता है। तो फिर वो कभी अपने मिसेस से सोने के जेवर होते हैं, वो गिरवी रखेगा, बेचेगा, और साथ में जो पैसे कलेक्शन जमा किया है वो सब बेच के प्लाट के लिए हमारे पास पैसे ला के देते हैं। तो मैं गरीबी से आया वो इंसान हूँ, मुझे कस्टमर, आने वाला कस्टमर कैसी है समझता था। भाई उसने पैसे कहाँ से लाया होगा, मेरे पास तो प्लाट लेने बड़े हिम्मत से आ रहा, उसको और इंस्टॉलमेंट देना है, तो इंस्टॉलमेंट से प्लाट बेचता था। तो समाज में जो काम करता है, समाज के प्रति जिसकी समाज का अभ्यास होता है, तो उसकी नियत ही नहीं होती है किसी के पैसे डुबाए या किसी को धोखा दे। तो इसलिए मैं, यदि उसने 2 इंस्टॉलमेंट भरा और बाद में उसकी कैपेसिटी नहीं है, साल भर वो मेरे पास आया ही नहीं इंस्टॉलमेंट भरने के लिए, बाद में कभी आया और बोला साहब मैं साल भर तो नहीं आया लेकिन मैंने 3-4 इंस्टॉलमेंट भरे थे, बाकी बचे हुए इंस्टॉलमेंट है तो साहब मैं धीरे धीरे दूंगा, मेरा प्लाट कैंसिल नहीं करना है। मेरे जगह मैंने कई देखा है, अगर ऐसा कस्टमर दूसरे कोई सोसाइटी में होता है या कुछ दूसरे बिल्डर के पास होता है, तो वो पैसे भी वापस नहीं देता, पैसे वापस देता तो 20% 40% काट के पैसे वापस देता था। यदि मेरे पास पैसा भरने के बाद में 10 इंस्टॉलमेंट भरा, 2 साल पैसा भरा, तीसरे साल वो पैसा भरने का है, और कदाचित या उसके घर में कोई अलग कार्यक्रम होता है, यही कस्टमर के लिए प्रॉब्लम आ गए, कोई बीमार गिर गया, पैसे वापस मांगता है, बच्ची की शादी जुड़ जाती है तो पैसे वापस मांगता है। तो उसमें पैसे में कटिंग न करते हुए
पैसे न काटते हुए मैं पूरे पैसे वापस देता था। जितना पैसा आप लेते थे हाँ एक हाँ साल बाद या उतना ही? उतना ही पैसा वापस देता था, मैं दे देता था, कोशिश नहीं करता था, पूरे पैसे वापस देता था। तो ये जो मेरी पब्लिसिटी समाज में जाती थी, भैया मेरा 5 पैसे नहीं काटा, बाकी सोसाइटी वाले तो साला पैसे काटते हैं। तो ये जो मेरा प्रचार होता था, बहुत अच्छा आदमी है समाज के प्रति, दलित दिखा तो अपन उसको पहले प्लाट देने की कोशिश करते थे, उसको समझाते थे तेरे पास नहीं पैसा है तो आराम से 2 साल लगेंगे, 4 साल में दे, लेकिन भैया प्लाट रहने दे, तू कैंसिल मत कर। तो जो समाज में काम करता है वो अपने समाज के प्रति इच्छा भी रखता है, समाज का डेवलपमेंट करने की इच्छा भी रखता है। तो मेरे से जितना बना उतना मैं समाज को मदद करते आया। सर्व सामान्य आदमी से लेके गोर गरीब जनता के बीच में भी, आम आदमी के बीच में भी रह के उनको उनके परिपूर्ण काम की गुंजाइश करते हुए वो उसको सही दिशा में ले जाने का हमेशा उनका प्रयास रहता है। और आज उसी प्रकार आपने एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया। हाँ अभी तो मैंने 10-15 लेआउट बेचने के बाद में मैंने अभी फार्म हाउस की स्कीम चालू किया हूँ। हाँ, बिल्डिंग में भी अभी कंस्ट्रक्शन में आने की इच्छा बहुत दिन से थी, तो मौजा पेटी चुआ करके बिट्टीपुरी से आगे उमरेड रोड पे गांव है, वहाँ पे 10.5 एकड़ में फार्म हाउस की स्कीम चालू किया हूँ। मतलब सर, अगर कुछ लोग जो आपके आके प्लॉट लेते थे और अगर किसी कारणवश वो 1 आध साल में प्लॉट कैंसिल भी करते थे, तो आपने उन्हें पैसे पूरे वापस किए जितने उनके बनते थे। पर आप अभी कंस्ट्रक्शन लाइन में भी आ रहे हैं सर। आपने जैसे बताया कि आप अच्छे खासे लोगों का विश्वास जीत चुके थे और आप अभी कंस्ट्रक्शन के लाइन में भी आ रहे हैं, तो कुछ फ्यूचर प्लानिंग के बारे में बताएंगे आप, अपने बिजनेस के प्लानिंग फ्यूचर? कंस्ट्रक्शन में आने का उद्देश्य ये था, कंस्ट्रक्शन में आके मैं कोई फ्लैट वगैरह नहीं बना रहा हूँ, मैं फार्म हाउसेस बना रहा हूँ। तो फार्म हाउस बनाने का उद्देश्य ये था कि फार्म हाउस पे जाने वाली जाने वाले जो लोग हैं, अभी मैंने कई बार देखा हूँ, एक आधे रिच आदमी के घर के पास अपन रुको और वो बाल बच्चे अपने 4 व्हीलर में डालता है और बोलता है, पूछो उनको भाई साहब कहाँ जा रहे हो? मेरे दोस्ती है ऐसे बहुत सारे रिच लोग हैं, तो वो बड़े शान से बोलता था बाल बच्चों को लेके मैं मेरे फार्म हाउस पे जा रहा हूँ। तो ये कल्पना मुझे भी लगी कि बड़े रिच लोगों ने जाना चाहिए क्या, मेरा दलित आदमी क्यों नहीं फार्म हाउस पे जाएगा। इसके पहले जो फार्म हाउस बेचते थे लोग, बिल्डर फार्म हाउस बना के बेचता था, उसकी कास्ट रहती थी 45 लाख, 50 लाख, 80 लाख। तो मैंने बड़े छोटे छोटे फार्म हाउसेज डाला, 3,500 स्क्वायर फीट, 4,000 स्क्वायर फीट, 5,000 स्क्वायर फीट में, उसमें छोटा सा कंस्ट्रक्शन बना के दे रहा हूँ, 1 बेडरूम 1 हॉल। लैंड कम हो गई, कंस्ट्रक्शन कम हो गया, तो उसकी कास्ट कम रखा मैंने, 14-15 लाख में फार्म हाउस देने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, और साथ में NAT भी किया हूँ। NAT भी करके इस शहर में, नागपुर शहर में किसी ने फार्म हाउस नहीं बेचा। जरूर, बहुत अच्छा सर। आप कॉलेज के पॉलिटिक्स में भी एक्टिव पार्टिसिपेट लेते थे, फिर आपने एक अभी राष्ट्रीय पॉलिटिक्स में भी आप आए हैं, फिर वो कैसे का चुना आपने? नहीं, मैं शुरुआत से ही कॉलेज में था, तो कॉलेज का प्रेसिडेंट था, सेक्रेटरी था स्टूडेंट काउंसिल का। तो मेरे कॉलेज के ज़माने से मुझे वो राजनीति में काम करने की इच्छा थी। कॉलेज छोड़ा तो जनता दल में मैं काम करने लगा, जैसे VP सिंह जी थे, रामविलास पासवान जी थे, उनका जनता दल राष्ट्रीय पार्टी थी, वो प्राइम मिनिस्टर भी बने थे VP सिंह जी। उस समय नागपुर शहर का मैं युवा जनता दल का अध्यक्ष था। बाद में जनता दल जनता दल डूब गई, तो बाद में मैं लोक जनशक्ति पार्टी के साथ मिस्टर रामविलास जी पासवान के साथ उनके साथ जुड़ा। तो मैं नागपुर शहर का लोक जनशक्ति पार्टी का 10 साल जिला अध्यक्ष रहा। फिर वो बाद में मुझे ऐसा लगा कि अदर पार्टियों में काम करना और मिशन में काम करना, तो मैं आदरणीय कांशीराम जी को पढ़ा, कांशीराम जी को समझा, कांशीराम जी के साथ में काम तो नहीं किया, लेकिन उनके विचारों को देखा और पढ़ा। तो मुझे लगा दलितों के लिए, दलितों के उद्धार के लिए, दलितों के उन्नति के लिए, दलितों ने सत्ता में आना चाहिए, ये सब कॉन्सेप्ट्स आदरणीय कांशीराम जी का था, बहन जी का था, मायावती जी का। तो बहन कुमारी मायावती ने यूपी में जो सत्ता प्रस्थापित किया, वो सब देखकर
मुझे लगा मैंने भी दलितों के लिए दलितों के पार्टी में काम करना चाहिए। तो मैंने वो उद्देश्य रखकर बहुजन समाज पार्टी में मुझे बुलाया गया। मैं विचार रखा आपने, मेरी इच्छा है भाई बहुजन समाज पार्टी में काम करने के लिए। तो बहुजन समाज पार्टी के जो वरिष्ठ लोग थे, आदरणीय गरुड़ साहब, वीर सिंह जी, इनके पास मैंने मेरा प्रस्ताव रखा, मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ। तो मुझे डायरेक्ट जिला अध्यक्ष करके मुझे यहाँ पे लिया गया बहुजन समाज पार्टी में। जिला अध्यक्ष भी वो बनाए, मुझे नगर सेवक का टिकट भी दिए, मैं नगर सेवक भी लड़ा। तो और जिला अध्यक्ष रहते हुए नागपुर जिले के हर गांव में, हर खेड़े में, हर टपके में जाके बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा दलितों में पहुंचाने का काम किया। और बड़ा बिजनेस भी संभालता था, राजनीतिक पार्टी में भी काम करता था, और या कैडर लेके सब समाज को खेड़े पाड़े में जाके समझाने का काम किया। तो जो दिल में काम करने की इच्छा रहती है, सत्ता में बिना सत्ता समाज का उद्धार नहीं हो सकता, ये ध्यान में रखते हुए सत्ता में लाने के लिए कोशिश किया। उमरेड में मैं उमरेड का प्रभारी था, तो उमरेड में मैंने एक पंचायत समिति सभापति 3-4 सीटा चुन के लाया, पंचायत समिति सभापति बनाया, और अभी पंचायत समिति सभापति है उमरेड में बहुजन समाज पार्टी का। जब बहुजन समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष बने थे तब से मैं जानता हूँ, करीब से जानता हूँ। जयकर साहब नागपुर शहर में सभी को परिचित है, जो कि सामाजिक, आर्थिक और राजकीय काम निरंतर करते। सर, आपने अपने बिजनेस को एक नई ऊंचाई तक ले गए और आपने पॉलिटिक्स में भी काम किया, पर इस दौरान आपने अपने परिवार को कैसे वक्त दिया, उसको कैसे मैनेज किया, आप बताएंगे ज़रा हमें। घर में समय देना हर इंसान का काम होता है, वो बिजनेसमैन रहे या कोई व्यापारी रहे या कोई नौकरी करने वाला रहे। तो घर में बाल बच्चे होते, मुझे भी एक लड़की थी, बड़ी लड़की थी, लड़का था, और मिसेस थी। मेरी मिसेस भी नौकरी करती थी। तो हमें बड़े दोनों को काम धंधा देखकर, बिजनेस देखकर बच्चों की तरफ भी ध्यान देना पड़ता था। लेकिन मैं बड़ा खुशनसीब हूँ कि मेरी मिसेस बच्चों की तरफ ज़्यादा ध्यान देती थी पढ़ाई के लिए। मैं तो पॉलिटिक्स में काम करना पड़ता, समाज में काम, सामाजिक काम, पॉलिटिक्स और बिजनेस। तो घर में मैं रात में समय दे पा सकता था, लेकिन बच्चे बड़े होशियार थे मेरी बिटिया मैट्रिक पास होने के बाद में BE किया, और उसने इच्छा जताया मुझे MS करने के लिए न्यूयॉर्क जाना है, अमेरिका जाना है। उसको मैंने पैसे पानी की तो कमी नहीं थी, पैसे पानी बच्चों के लिए, एजुकेशन के लिए तो व्यवस्था करके रखा था मैंने। बच्ची को MS करने के लिए न्यूयॉर्क में भेजा, वो आ गई MS करके, 2 साल बाद नौकरी किया। MS होने के बाद में आने के बाद में बच्ची की शादी करवा दिया। और अभी लड़का है, मुझे एक लड़का है, मतलब उन्होंने भी एजुकेशन पूरा कर लिया। उनकी इच्छा थी MS करने के लिए लंदन जाने के लिए। तो यदि वो लंदन जाता तो मेरा बिज़नेस कौन देखता। तो उसको समझाया गया, भैया यही हमारा ही बिज़नेस आप संभालना चाहिए। तो उस बच्चे ने भी बड़े प्यार से वो कबूल किया, और साथ में मेरे साथ में बिल्डर का काम कर रहा है। वो जो बिज़नेस चालू है अभी, मतलब जो काम कर रहा हूँ फार्म हाउसेस बनाने में, सवेरे से शाम तक मेरे साथ में रहता है और पूरा मेरा बिज़नेस संभाल लिया। तो मुझे ऐसा लगता है बच्चा संभालने लायक हो गया और बच्चा संभाल सकता है, तो उसको बिज़नेस देना चाहिए मैंने वो निकिता कास्बो इंफ्रास्ट्रक्चर नई कंपनी रजिस्टर किया अभी, उसमें उसको डायरेक्टर बना दिया, और साथ में पार्टनर बना दिया, और साथ के पार्टनरशिप में जितना परसेंटेज देना पड़ता है हिस्सेदारी में, उतना सब उसको दे दिया। तो बच्चा बिज़नेस संभाल रहा है। घर में रात के समय में आके हम लोग बैठते थे, मिल के खाना खाते थे बच्चों के साथ में। दिन भर में जो तकलीफ गई बच्चों को, कोई एजुकेशन में तकलीफ हो गई होंगी, पढ़ाई में कोई तकलीफ हो गई होंगी, ये सब हम चारों लोग बैठ के डिस्कस करते थे, और आगे के दिन में क्या करना चाहिए वो प्लानिंग बनाते थे बच्चों के साथ में, और वो प्लानिंग करके अपना घर चलाते थे। सर, आपने अपने बच्चों के लिए तो उत्तरदायित्व निभा लिया और आपने अपने बेटे को अच्छा खासा बिजनेस भी सेट कर दिया, पर समाज में और भी कई बच्चे हैं जो बिजनेस करना चाहते हैं, बिजनेस में आना चाहते हैं, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहिए, या फिर आप उन्हें किस प्रकार मदद करना चाहिए? हर तरीके से मदद करना चाहूँगा। मुझे यदि किसी ने मेरी सलाह लेने की कोशिश की बिज़नेस के बारे में, रियल इस्टेट के बारे में, जो मैं बिज़नेस करता हूँ, इस बिज़नेस के बारे में उनको समझाऊँगा। और जिनकी इच्छा है, तो तमन्ना रही तो हर तमन्ना पूरी होती है इंसान की। यदि मेरे पास आए
उनको किस हिसाब से उनको मदद चाहिए, पैसे से मदद चाहिए या लैंड परचेसिंग में मदद चाहिए, लैंड खरीदने में कोई आइडिया चाहिए, हर कोई आइडिया मैं उसको दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप आए हमारे इस शो में। दर्शकों, ये थे नागरराव जी, जो एक सफल उद्योजक, सफल समाजसेवी तथा सफल एक राजकीय व्यक्ति भी है। तो इसी तरह अगले एपिसोड में हम आपको ऐसे ही एक व्यक्ति से मिलवाएंगे। तब तक देखते रहिए बिजनेस टॉक। ये सफर है जीरो से हीरो तक का।